हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ईरान के बारे में। आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी रिसेंटली कि ईरान में बहुत सारा खून खराबा हो रहा है, बहुत सारे दंगे हो रहे हैं, एक आंदोलन हो रहा है ईरान में। तो इस आंदोलन के पीछे क्या कारण है और ये आंदोलन कब से स्टार्ट हुआ, इसकी पटकथा क्या है और कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जो ये ईरान का आंदोलन है, ये कोई नया आंदोलन नहीं है जो ईरान में पहली बार हो रहा है। अगर हम जाकर पीछे देखें तो 1979 में यहाँ पर इस्लामिक क्रांति हुई थी। इस्लामिक क्रांति क्या थी कि इससे पहले यहाँ पे राजा का शासन था। राजा जो थे, अगर बोला जाए तो राजा का शासन था यहाँ पर। तो राजा का नाम था मोहम्मद रज़ा पहलवी। तो मोहम्मद रज़ा पहलवी थे। मोहम्मद मोहम्मद रज़ा पहलवी। तो मोहम्मद रज़ा पहलवी ये वहाँ के राजा थे और वहाँ पे पहलवी जो ग्रुप था उसका शासन था। तो उस समय क्या था कि राजा जो थे वो काफ़ी पश्चिमी सभ्यता से काफ़ी ज़्यादा अनुसरित करते थे, अमेरिका के काफ़ी प्रभाव में थे वो। तो उन्होंने अपने यहाँ पे धार्मिक नेताओं का को दरकिरार करना शुरू कर दिया, उनकी बातें नहीं सुनते थे और बहुत ही ज़्यादा शासन लगा रखा था लोगों पे। मतलब उनकी स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया था, उनके आंदोलन को दबाते थे, जो पक्षी नेता थे, पार्टियाँ थी, उनको बहुत दबाते थे। तो इससे हुआ क्या कि जो वहाँ के नेता लोग थे, जो आपसी धार्मिक नेता थे, उनका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। और वहाँ पे 1979 में आपकी इस्लामिक क्रांति हुई। और इस्लामिक क्रांति का इसका प्रभाव क्या पड़ा कि वहाँ पे सत्ता पलट हो गया और अयातुल्लाह रुहल्ला खामनेई अयातुल्लाह रुहल्ला खामनेई, जो वहाँ के एक धार्मिक नेता थे, उन्होंने सत्ता पलट किया और वहाँ पे चुनाव हुए। और चुनाव में ये जो इस्लामिक देश बन गया, वो इस्लामिक क्रांति गणराज्य बन चुका था इस पर्टिकुलर क्रांति के पश्चात। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद से वहाँ पे सुप्रीम लीडर बन गए थे अयातुल्ला रुहल्ला। उसके बाद का रीज़न हुआ कि वहाँ पे इस्लामिक गणराज्य बनने के बाद सब कुछ इस्लामिक चीज़ें वहाँ पे चलना शुरू हो गई। ये थी कहानी कि ये हमारा जो ईरान है ये इस्लामिक गणराज्य बना कैसे, इसके पीछे कारण क्या था। तो अब अब आप आते हैं करंट सिनेरियो में जो कि यहाँ पे हो रहा है। तो करंट सिनेरियो को समझने के लिए हम समझेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या कारण थे जो करंट सिनेरियो के जिसके कारण ये हो रहा है। तो पहला सबसे बड़ा कारण है इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ईरान में बहुत ही ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है। उनकी जो जीडीपी वगैरह है काफ़ी कम होती जा रही है। रेट्स चीज़ों के बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोगों को खाने पीने को नहीं मिल रहा है। और साथ ही साथ अभी ईरान इसराइल के साथ लड़ाई पे भी चला गया था। तो ये सब चीज़ों से वहाँ की जनता बहुत परेशान है। तो इन सब कारणों से वहाँ पे ये सब चीज़ हो रहा है। लैक ऑफ सिविल लाइबिलिटीज़। लैक ऑफ सिविल लाइबिलिटीज़ को आप ऐसे देख सकते हो कि लोगों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, पढ़ने का अधिकार नहीं मिल रहा है, लड़कियों को बाहर जाने का, घूमने का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। और जो विपक्षी पार्टियाँ अपने अपने मन की बातें वहाँ नहीं रख पाती हैं। तो वो सब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। सोशल रिस्ट्रिक्शन की बात करें, वहाँ पे एक मॉरल पुलिसिंग करके मॉरल एक मॉरल पुलिस है जो वहाँ पे चेक करती है कि कौन लिबास पहन रहा है, कौन हिजाब नहीं पहन रहा, कौन कुरान के हिसाब से चल रहा है, कौन नहीं चल रहा। तो इसका काम है, मॉरल पुलिसिंग का काम है, ये सारा कुछ वहाँ पे देख रही है। तो इन सब कारणों से हो क्या रहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनरेस्ट हो रहा है, तो लोग बाहर आ रहे हैं। तो हम एक अपना इसका टाइमलाइन भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या टाइमलाइन रही हैं और कब कब कैसे कैसे हुआ है। तो आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो वहाँ पे 1929 में 2009 2009 में वहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था कि वहाँ पे चुनाव हुए थे और जब चुनाव हुए थे तो वहाँ पे उनका एक जो लीडर था वो जीत गया। लोगों का ये मानना था कि वो लीडर जीता नहीं था, उसे जिताया गया था। अहमदुद्दीन जे करके नाम था जो वहाँ के नेता तो जीत गए थे। जब लोग बोल रहे थे कि ये जीतना नहीं चाहिए था, वो चुनाव में बहुत बड़ी धांधली हुई। इसके लिए लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, पब्लिक ने प्रोटेस्ट किया। लोग जमी मतलब वहाँ पे घरों घरों के बाहर निकले, रोड पे आए। रोड पे आने के बाद उन्होंने ग्रीन फ्लैग्स लेके बहुत आंदोलन किया। तो इस तरह से क्या हुआ कि वहाँ पे
इसका स्टार्टअप जो आपका आंदोलन का स्टार्टिंग तभी से हो चुकी थी 2009 से, वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ था, वो धीरे धीरे चल रहा था। पहला वही था कि चुनावों में धांधली बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार वगैरह हो रहा है। फिर उसके बाद की बात आती है 2009 की। 2009 में को हम लोग ब्लडी नवंबर बोलते हैं। वहाँ पे हुआ क्या था कि जो पेट्रोल की कीमतें थी, पेट्रोल की कीमतें इस समय पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ये करीबन 50% से लेके 200% तक पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई थी। इस कीमतें बढ़ने के कारण लोगों में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट हुआ, लोग रोड पे उतरे, लोगों ने इसके लिए आंदोलन किया और इस आंदोलन को कुचलने का पूरा काम किया ईरान की सरकार ने। उसने क्या हुआ, सुरक्षा बलों ने गोलियां चलाई, आंसू गैस गोले मारे और लोगों को मतलब भीड़ को तहस नहस करने की कोशिश की। उसके बाद 16 नवंबर सेम डे, इसलिए नवंबर ब्लडी नवंबर बोला था। 16 नवंबर को इन लोगों ने पूरे ईरान में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। इंटरनेट सेवाएं बंद करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि इंटरनेट सेवाएं अगर बंद हो जाएंगी तो वहाँ पे लोग सूचना एक दूसरे को नहीं दे पाएंगे, कहाँ पे क्या हो रहा है उसकी जानकारी लोगों को नहीं मिल पाएगी। इसलिए उन्होंने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। कहा जाता है कि उस समय टोटल 1500 लोगों की डेथ हुई थी। ये एक वहाँ पे कई सारी सर्वे करने वाली कंपनियाँ, उन्होंने बोला, एक सर्वे कंपनी का कहना है कि इतने लोग मरे थे। लेकिन सरकार ने माना 225 लोगों का मरना माना कि 225 लोग ही बस मरे थे। लेकिन सब लोगों का कुछ कुछ अलग है। कुछ मानवाधिकार संस्थाएं हैं, उनका बोलना है कि करीबन करीबन 3000 लोग मरे हैं जो मानवाधिकार का। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो लोगों की मौतें तो हुई हैं और थोड़ी बहुत मौत नहीं हुई, बहुत लंबे बहुत ज़्यादा नंबर पे लोगों की मौतें हुई हैं। और लोग बोला जा रहा है कि 20,000 से ज़्यादा लोग गायब हैं, उनको घर छोड़ के जाना पड़ गया, वो लोग पलायन करना पड़ गया। इतने लोगों की गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, ऐसा बोला जाता है कि 20,000 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। तो वहाँ पे जो कुछ हुआ, सरकारें हमेशा अपनी गलत काम को छुपाने की कोशिश करती हैं, तो वहाँ पे ये सब किया गया। उसके बाद की बात आती है 2022, जहाँ पे एक नारा दिया गया, वुमेन लाइफ फ्रीडम। वुमेन लाइफ फ्रीडम नारा क्यों दिया गया आपको बताता हूँ आगे। वहाँ पे एक लेडी थी, एक लड़की थी 22-23 उम्र की, इसका नाम था महसा अमीनी। तो महसा अमीनी, उन्होंने बुर्का नहीं पहना था, बुर्के के खिलाफ वो आंदोलन कर रही थी। तो वहाँ की मॉरल पुलिसिंग करके, आपको पहले बता चुका हूँ, मॉरल पुलिसिंग ने उनको गिरफ्तार कर लिया, महसा अमीनी को। और गिरफ्तार करने के बाद उनकी कस्टडी में ही महसा अमीनी की डेथ हो गई 2022 में। उनकी डेथ के पश्चात, क्योंकि उनकी एज, महसा अमीनी की एज ही बहुत कम थी, उसकी एज के डेथ के पश्चात ये हमको नारा दिया गया। वहाँ पे लोगों ने नारा दिया, वुमेन लाइफ फ्रीडम, मतलब जो वुमेन्स हैं उनको पहले प्रायोरिटी दी जाए, उनकी लाइफ की सुरक्षा मिले और उनको आज़ादी मिले, इस बात का नारा दिया गया। और ये आंदोलन उस समय स्टार्ट हुआ। ये काफ़ी बड़ा आंदोलन था, वर्ल्ड मतलब पूरा ईरान में चारों तरफ ये आंदोलन बहुत जगहों पे हुआ, इसका आंदोलन हुआ है, काफ़ी बड़े लेवल पे हुआ है। तो बोला जाता है जो करंटली सिचुएशन जो है वहाँ की, वहाँ पे रियाल का क्राइसिस चल रहा है, जो रियाल की कीमतें हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई हैं। मतलब कि रियाल की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गई है, लोगों की परचेसिंग पावर यहाँ पे काफ़ी कम हो गई है। तो ये सब पहले से, अभी रिसेंटली नहीं हुआ, ये सब धीरे धीरे 2019 2022 ये ट्रिगर होता आ रहा था। अब ये जो इसकी करंट सिचुएशन ये इतनी ख़राब हो गई है, रियाल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर रियाल के प्राइसेस को देखा जाए तो रियाल के प्राइसेस लगभग 1.47 मिलियन हो गए हैं $1 में। अगर आप रियाल की प्राइसेस की बात करें तो इतना ज़्यादा वैल्यू हो गई है रियाल की कि लोगों की परचेजिंग पावर बिल्कुल ख़त्म है। लोग कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ले नहीं पा रहे हैं और ये सब कुछ वहाँ पे चल रहा है। इन्फ्लेशन रेट 50% से ऊपर बढ़ चुका है, समझ रहे हैं, 50% से ऊपर। अगर कोई 100 रुपये का दूध का पैकेट मिल रहा है तो वो 150 रुपये का मिल रहा है, इतना ज़्यादा हो गया। और ऐसा बोला जा रहा है कि जो उनकी जो इकोनॉमी है उसका जो रेट है घटने का वो -2.8% है। -2.8 मतलब कि अगर देखा जाए तो बहुत सीधा सा आएगा। 100 रुपये उनके इकोनॉमी में था तो अब वो बचने वाला है करीब 97 के आसपास बचने वाला है। तो ये सब वैल्यूज़ काफ़ी कम होती जा रही है। यही सब है कि जो वहाँ की चीज़ों को ट्रिगर कर रहा है। अभी रिसेंटली वहाँ का एक ग्रैंड बाज़ार करके एक जगह है, तेहरान का ग्रैंड बाज़ार, जो बहुत ही बड़ा बाज़ार माना जाता है, वो भी पूरी तरीके से बंद हो चुका है। वहाँ के सारे दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी हैं। सबसे सिंपल सा कारण है, दुकानें बंद भी क्यों ना करें, रियाल के रेट इतने कम हो गए हैं और
कोई कुछ खरीदने आ नहीं पा रहा है, उनको दुकान चलाना भारी पड़ रहा है, वो सरकार के खिलाफ आंदोलन में लग गए हैं, चारों तरफ आंदोलन हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा जगहों पे आंदोलन बढ़ता जा रहा है। और रिसेंटली अभी आई है वहाँ पे कुछ महिलाओं की डेथ भी हो गई है, कुछ लोगों को मार दिया गया है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ख़राब हैं। और आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँगा यहाँ पे कि ये सब चीज़ें तो हो रही हैं, खैर ठीक है, इट्स फाइन, लेकिन यहाँ पे सरकार मानने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि ये सब चीज़ें बाहरी ताकतों की वजह से हो रहा है। मतलब बाहरी ताकतें क्या है, वो मोसाद करा रही है, अमेरिका करा रही है। और अमेरिका ने भी बीच में आके एक बात बोल दी कि अगर कोई भी आंदोलनकारी मारा गया तो वो ईरान पे हमला कर देगी। अमेरिका तो इन सब चीज़ों में बैठी रहती है, जहाँ उसको तेल लिखेगा वहाँ कूदेगा। लेकिन हमको ये समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि जो ईरान की स्थिति है वो ईरान के लोग ही ठीक कर सकते हैं। ईरान में बैठ के बातें करने से, पॉलिटिकल चीज़ों को ठीक करने से, थोड़ी आज़ादी देने से, लोगों को बातें सुनने से, ये सब चीज़ें ठीक कर सकते हैं। आपको एक छोटी सी चीज़ और समझाना चाहूँगा कि आगे बढ़ूँ। ईरान में जो चल रहा है वो चल रहा है थियोक्रेसी है। थियोक्रेसी क्या होता है, वहाँ पे दो लोग हैं, एक है आपका प्रेसिडेंट, एक है सुप्रीम लीडर। तो सुप्रीम लीडर हैं आप तो इस समय हैं अयातुल्ला अली खामनेई, खामनेई, ये वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं। और जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो, आपके प्रेसिडेंट का नाम है मसूद पेजिस्कियन, मसूद पेजिस्कियन, वो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो अब आप समझिए ताकत कहती है, जो सुप्रीम लीडर है, मतलब कि जो हमारे खामनेई जी हैं, खामनेई जी के पास पूरी ताकत है, आर्मी इनके पास है, पुलिस इनके पास है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सब कुछ इनके पास है। और जो हमारे प्रेसिडेंट, कहने के प्रेसिडेंट है मसूद पेजिस्कियन है, मसूद पेजिस्कियन के पास कुछ नहीं है। मसूद पेजिस्कियन के पास क्या है कि पेजिस्कियन जी बस इतना कर सकते हैं कि जो जो कुछ खामनेई ने बोला है करने के लिए, जो जो अप्लाई करने के लिए बोला है, जो जो रूल्स बनाए उनको फॉलो कराने का काम है, लेकिन इनके पास कोई पावर नहीं है। तो अभी जो अनरेस्ट पूरे यहाँ पे देश में फैला हुआ है, वो इसीलिए फैला हुआ है कि लोग वहाँ के बोल रहे हैं भाई अपने देश के लिए कुछ करो। आप इजराइल के साथ लड़ाई में चले गए, क्या ज़रूरत थी जाने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी गए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ, बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमी को फ़र्क पड़ा, बहुत ज़्यादा हथियारों का यूज हुआ, लोग मारे गए, सब कुछ हुआ। लोग ने बोला हम ईरान के लिए मर सकते हैं, हम दूसरों के लिए क्यों मरे, हम ईरान में रहेंगे, ईरान के लिए खून बहाएंगे, लेकिन आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। तो लोग आज अब इस उसमें आ चुके हैं कि अब जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी हम कुछ भी चीज़ नहीं चलने देंगे। अब वहाँ पे सत्ता पलट की स्थिति आ रही है, ये चीज़ है। लोगों ने बोल दिया कि हमको इस्लामिक स्टेट का जो धार्मिक पावर है, धार्मिक पावर को अलग करिए भाई, धर्म अलग चलेगा, हमारा देश अलग चलेगा। तो इसकी बातें भी चल रही हैं वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर देखा जाए 2026 का जो प्रोटेस्ट चल रहा है कितने बड़े लार्ज स्केल पे है, 222 लोकेशन अफेक्टेड हैं, मतलब 222 जगहों पे ये प्रोटेस्ट बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। 78 सिटीज़ इससे चल रही हैं। अभी तक करीबन अभी तक बोला जा रहा है यहाँ पे 1000 है, लेकिन मैं नहीं मानता कि 1000 होगा। करीबन काउंट 5000 प्लस हो गया जिनकी गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं अभी वहाँ पे। हाँ, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे आपने भी नेपाल में देखा है कि जनजी आंदोलन हुआ था, उसने सब सत्ता पलट दिया, वैसे ही यहाँ पे जो यूथ है, जो अंडर 25 लोग हैं, वो 93% है। तो ये भी एक जनजी आंदोलन ही बोला जाएगा, जनजी आंदोलन चल रहा है वहाँ पर। और एथनिक मॉडलिटीज़ वाले 40% लोग हैं कि जो लोग बोल रहे हैं कि भैया हमको थोड़ा हमारे देश में रहने दो, हमारे देश की चीज़ों को बनने दो, पर धार्मिक चीज़ें बीच में मत लाओ, वो सब चीज़ें लोग हैं। अभी तक ये जो पुराना डेटा मुझे लग रहा है 35 डेथ नहीं है अभी तक। डेथ के काउंट जो अभी मैंने रिसेंटली आज सुबह सुना था वो करीबन हो गया था 544 अप्रॉक्स, लगभग 550 लोगों की डेथ हो चुकी है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं, ईरान में चल रही हैं। और ऐसा नहीं है कि ये ईरान पे चलने की वजह से कोई कुछ इफ़ेक्ट पड़ने वाला है हमको। जी हाँ, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स है। अगर कोई भी देश में, कोई बड़े देश में अनरेस्ट होता है तो उसका प्रभाव आसपास के देशों में और एरिया में ज़रूर से ज़रूर पड़ता है। कोई भी आंदोलन हमेशा कुछ ना कुछ सीख दे के जाता है। तो ऐसा ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अगर वो ईरान जल रहा है तो हम लोग बहुत ही आराम से बैठे हुए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम पे भी ये प्रभाव पड़ सकता है। अगर हमारे यहाँ भी भ्रष्टाचार होगा, ये सब चीज़ें होंगी, तो उसका प्रभाव हम पे भी पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ें सीख दे के जाती हैं। तो अब सबसे बड़ी बातें क्या क्या हुई हैं कि 2009 से 2022 के बीच ये स्लो डाउन जो हुआ है, अब ये फट के निकला हुआ है। तो कभी भी किसी आंदोलन को छोटे रूप में ना ले, उसको बात करके सुलझाया जाए। सबसे बड़ा तरीका यही होता है किसी भी आंदोलन को दबाने का और लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। उसके बाद ये 2022 से 2026 तक की चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं, क्योंकि 2022 में जब उस लेडी की डेथ हुई थी, अमीनी की, उसके बाद से चीज़ें
एक्सलेट होती रही, धीरे धीरे चल रही थी, आंदोलन चल रहे थे, लेकिन इतना बड़ा रूप नहीं आया। अभी 2026 में 2025 के एंड से ये बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है और काफ़ी भयानक रूप ले लिया है। वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है, ईरान की स्थिति। और जनवरी में जब इन्होंने आपका ग्रैंड बाज़ार बंद किया, उसके बाद से चीज़ें और ज़्यादा एक्सलेट हुई हैं और करंट सिचुएशन है वहाँ पे डेथ्स काफ़ी सारे हो रहे हैं। तो कुल मिला के मॉरल ये है इस चीज़ का, ये समझा जाए कि ईरान की सरकार को अब लोगों से बैठ के बातें करनी पड़ेंगी, वहाँ के लोगों से समझनी पड़ेगी कि क्या प्रॉब्लम्स हैं उनकी, क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसका सलूशन कैसे निकाला जाए। लोगों के बातों को दबा देने से, लोगों को मार देने से बस सलूशन नहीं होता है, सलूशन होता है बातचीत करके निकलता है। तो वो ईरान को करना पड़ेगा। अगर ईरान ने नहीं किया तो 1979 बहुत दूर नहीं था जब सत्ता पलट हुआ था, जब इस्लामिक स्टेट बना था ये, जब यहाँ हमारे धार्मिक नेता यहाँ पे शासन पे आए थे, तो वो बहुत दूर नहीं गया है। वहाँ तब तक चीज़ें चली आ रही, कुछ ना कुछ चीज़ें चली आ रही। और ये बात हमेशा सही है कि जितना आप जिस चीज़ को दबाते जाओगे, किसी को इतना मत दबा दो कि वो टूट जाए। वो स्थिति आ चुकी है ईरान में। तो ईरान में अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। और ह्यूमैनिटी तो मरी रही है वहाँ पे, वो बात तो सच्चाई है, लोग मर रहे हैं। ये कभी नहीं चाहा जाएगा कि लोग मरे, कहीं भी आंदोलन और लोगों का मरना कहीं से भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। तो इसी बात से बस ये है, बातचीत ही एक साधन है, एक सलूशन है, बस यही कहना चाहूँगा। और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, और आप कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। थैंक यू।